नमस्कार, मैं आई.के. त्रिपाठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मिल्की वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस प्रश्न श्रृंखला को कर रहे हैं यूपीएसआई की परीक्षा को ध्यान में रखते और यूपीएसआई की परीक्षा के संविधान और मूल विधि के पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हम इस प्रश्न श्रृंखला में हल कर रहे हैं और आज प्रश्न श्रृंखला क्रमांक 4 है। तो इस वीडियो में भी हम 10 प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें से 7 प्रश्न संविधान के होंगे और 3 प्रश्न मूल विधि के। तो आइए देख लें आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहले प्रश्न में क्या है हम देख लें। प्रश्न पूछा गया है, लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। लोकसभा की कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और विकल्प क्या है। ए है 76, बी है 47, सी है 62 और डी 84। तो भारत के संविधान में लोकसभा में विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं और भाग 16 में भारत के संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध इस नाम से यह भाग दिया गया है और इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था की गई और इस भाग 16 के अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए कितना आरक्षण है। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट अर्थात एससी शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब। इसको क्या कहते हैं, शेड्यूल कास्ट। हम लोग शॉर्ट में क्या कह देते हैं, शेड्यूल कास्ट। तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण है। कहाँ के लिए, लोकसभा में। लोकसभा में स्थानों का आरक्षण। अनुसूचित जाति के लिए कितना आरक्षण है, 84 स्थान रखे गए और अनुसूचित जनजातियों के लिए एसटी के लिए 47 स्थान रखे गए। और आपसे परीक्षा में प्रश्न क्या पूछा गया था यूपीएसआई में, लोकसभा में अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, कितने स्थान आरक्षित हैं। वह कितने हैं, 84 स्थान, अर्थात विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। और अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। तो दूसरे प्रश्न में हम देख लें क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का हिस्सा है। और विकल्प आपको दिए गए हैं ए बी सी डी, 4 विकल्प हैं। ए कृषि आय पर कर, बी शेयर बाजार और वायदा बाजार, विकल्प सी दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता और विकल्प डी रेलवे। तो वास्तव में इसमें से समवर्ती सूची का हिस्सा है दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता। यह समवर्ती सूची के क्रम संख्या 9 पर है। समवर्ती सूची के क्रम संख्या 9 पर इसका उल्लेख किया गया है। तो आपसे जो प्रश्न पूछा गया उसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, समवर्ती सूची का हिस्सा है दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता। कृषि आय पर कर ये है राज्य सूची का विषय, ये राज्य सूची का विषय है। और शेयर बाजार और वायदा बाजार यह संघ सूची का विषय है और रेलवे यह भी संघ सूची का विषय है। तो इस तरह से कृषि आय पर कर राज्य सूची में, शेयर बाजार वायदा बाजार संघ सूची में, दिवालियापन ऋण शोधन क्षमता समवर्ती सूची में और रेलवे संघ सूची में है। आपसे प्रश्न यही पूछा गया है समवर्ती सूची का हिस्सा कौन सा है, तो वह है दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता, अर्थात
क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा विकल्प सी। अब इसके बाद में हम देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है देख लें हम इसे। काफी बड़ा प्रश्न है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा चुनावों के बारे में सही है। लोकसभा चुनावों के बारे में सही, और 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन क्या है, सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों को चुनाव के दौरान उनके अभियानों के लिए राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, राज्य के स्वामित्व वाले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात कौन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीमित उपयोग की अनुमति, सीमित उपयोग की अनुमति होती है, ये लिखा है इसमें। सत्य है कि नहीं है इसका परीक्षण हमें करना है। और विकल्प बी है, एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान, एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू। तो वास्तव में ये जो दोनों कथन दिए गए हैं, इन कथनों का परीक्षण करके हमें सही विकल्प का चयन करना है। और 4 विकल्प हैं। विकल्प ए केवल ए, विकल्प बी ए और बी में से कोई नहीं, विकल्प सी केवल बी, और विकल्प डी ए और बी दोनों। तो वास्तव में क्या है, लोकसभा चुनाव में जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दल होते हैं, उनके चुनाव अभियानों के लिए जो राज्य के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, जैसे आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, इस पर उनको समय दिया जाता है। राष्ट्रीय दलों को भी दिया जाता है और राज्य दलों को भी दिया जाता है। लेकिन समय किस आधार पर दिया जाता है यह भी जान लें। जो राष्ट्रीय दल जितना बड़ा है या जो राज्य दल जितना बड़ा है, उसको उसी अनुपात में समय दिया जाता है। बड़े राजनीतिक दलों को अधिक समय, छोटे राजनीतिक दलों को कम समय दिया जाता है, लेकिन समय इनको दिया जाता है आकाशवाणी और दूरदर्शन पे सीमित उपयोग के लिए। तो इसका अर्थ है कि कथन ये सत्य। कथन बी क्या है, एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर कानूनी सीमा लागू है। एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान, यहाँ पे के हम पढ़ लें इसको, एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त सीमा लागू है। ये भी सच है। लोकसभा चुनाव के दौरान और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के दौरान खर्च की सीमा लागू की गई है। लोकसभा के लिए अधिकतम खर्च की सीमा कितनी हो सकती है? लोकसभा के लिए, इसको नीचे लिख दे रहे हैं हम, यहाँ जगह कुछ कम हो रही है, लोकसभा के लिए और यहाँ विधानसभा के लिए। विधानसभा, लोकसभा के लिए खर्च की अधिकतम सीमा है 70 लाख रुपए, 70 लाख रुपए। और विधानसभा के लिए खर्च की अधिकतम सीमा कितनी है? 28 लाख रुपए। रुपए नहीं लिख रहे हैं, जगह नहीं बच रही है। लोकसभा के लिए 70 लाख रुपए और विधानसभा के लिए 28 लाख रुपए खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। तो जो दूसरा कथन है, एक उम्मीदवार के चुनाव अभियान के दौरान खर्च होने वाली धनराशि पर सख्त कानूनी सीमा लागू है, यह भी सच है। यह सीमा लागू है कि इतने से ज्यादा खर्च नहीं किया जा सकता लोकसभा में। अर्थात कथन ए और कथन बी दोनों ही सत्य हैं। इसका अर्थ है विकल्प डी सही होगा। कौन सही है? ए और बी दोनों सत्य हैं। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? विकल्प डी। और इसके बाद फिर हम देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। तो चौथे प्रश्न को देख लें हम, क्या पूछा गया इसमें। लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए? लोकपाल बिल पर निम्न में से किस राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए? और विकल्प क्या है? ए है प्रणब मुखर्जी, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, विकल्प सी KR नारायणन और विकल्प डी प्रतिभा पाटिल। तो वास्तव में लोकपाल बिल कब पास हुआ देख लें हम। लोकपाल बिल कब पास हुआ था? 2013 में। और 2013 में राष्ट्रपति कौन थे? उस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी।
राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। और प्रणब मुखर्जी ने इस लोकपाल बिल पर हस्ताक्षर कब किए? कब इस पर हस्ताक्षर किए थे? हस्ताक्षर किए उन्होंने, हस्ताक्षर किए 1 जनवरी 2014। 2013 में पारित हुआ और उसके बाद में 1 जनवरी 2014 को प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर किए। और लोकपाल बिल लागू कब हुआ? लोकपाल बिल लागू कब हुआ? लागू हुआ ये 16 जनवरी 2014। ये इसके लागू होने की तिथि है। हस्ताक्षर की तिथि क्या है? 1 जनवरी 2014 और लागू होने की तिथि है 16 जनवरी 2014। और उस समय राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी ने इस पर हस्ताक्षर किए थे, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, प्रणब मुखर्जी। अब इसके बाद हम देख लें अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। तो देख लें 5वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। जब संविधान पहली बार अपनाया गया, प्रश्न क्या है? जब संविधान पहली बार अपनाया गया तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? और विकल्प दिया है ए 395, विकल्प बी 415, विकल्प सी 375 और विकल्प डी 404। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि संविधान अपनाया कब गया, कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। यहाँ लिख दे रहे हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया। कैसे पता चलता है हमें कि 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया? भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा है। क्या लिखा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में? एक बार हम उसको आपको सुना देते हैं और आप उसको कंठस्थ करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो लगभग सबको दिमाग में बनी रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए, उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या लिखा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अर्थात इस संविधान को अपनाते हैं। तो हमें भारत के संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया। और उस समय भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे, कितने भाग थे और कितनी अनुसूचियां थी? कितने भाग थे भारत के संविधान में, कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियां थी? कुल 22 भाग थे उस समय। अनुच्छेद कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। अनुसूचियां कितनी थी? 8। लेकिन वर्तमान समय में क्या स्थिति हो गई है? वर्तमान समय में, यहां लिख दे रहे हैं, वर्तमान समय में अब ये स्थिति क्या हो गई है वर्तमान समय में?
भागों की संख्या बढ़ गई है। कितनी हो गई है भागों की संख्या? यह हो गई है 25। भागों की संख्या बढ़ के हो गई है 25। कैसे 25 हो गई है? इसमें से भाग 7 को समाप्त किया गया, भाग 7 को समाप्त कर दिया गया और भाग 4 का, 9 का, 9 खा और 14 का जोड़े गए। अब आप देखिए, एक भाग समाप्त हुआ, भाग 7 को समाप्त किया और जोड़े कितने गए? 1 2 3 4, 4 जोड़े गए, अर्थात कुल वास्तव में कितना हुआ? 1 घट गया, अर्थात 21 भाग बचे, 4 जोड़ दिए गए, तो अब 25 भागों की संख्या हो गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अंतिम भाग अभी भी 22वां है। ये जो 4 भाग जोड़े गए, ये बीच में जोड़े गए, 4 का, 9 का, 9 का और 14 का। तो भागों की संख्या, जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारत के संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग। भारत के संविधान में भागों की संख्या कितनी है? तो 25 हो गई है, भागों की संख्या 25। अनुच्छेद उस समय 395 थे, वर्तमान समय में कितने हो गए हैं? वर्तमान में हो गए हैं 450 से अधिक, 450 से अधिक। ये बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि अनुच्छेदों की संख्या निरंतर बढ़ती रहती है। तो आपसे परीक्षा में भी प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है, 450 से अधिक, लगभग 500, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुमानतः लगभग उसके आसपास कितना है ये पूछा जाता है। तो ये 450 से अधिक हो गई। अनुसूचियां कितनी हो गई हैं? बढ़ के 12 अनुसूचियां हो गई। तो भारत के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या अब 450 से अधिक हो गई है, भागों की संख्या 25 हो गई है और अनुसूचियां 22 हो गई हैं। लेकिन जब संविधान को अपनाया गया था तब इसमें अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? कितने अनुच्छेद थे? 395। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प ए, 395। और अब इसके बाद में हम देखें आज का अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर। तो 6वें प्रश्न में भी हम देख लें क्या पूछा गया है। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी, भारतीय पुलिस सेवा अर्थात आईपीएस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी, और फिर यहाँ रिक्त स्थान दिया है, आगे लिखा है होते हैं, और 4 विकल्प दिया है। अर्थात आपको इन 4 विकल्पों में से ये तलाशना है कि भारतीय पुलिस सेवा का नियंत्रण प्राधिकारी कौन होते हैं। और चारों विकल्पों में क्या है? पहला है भारतीय लोक सेवा के प्रमुख, और विकल्प बी है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विकल्प सी है गृह मंत्रालय, और विकल्प डी है भारत के राष्ट्रपति। तो वास्तव में भारतीय पुलिस सेवा अखिल भारतीय सेवा है, और अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में वर्तमान समय में अखिल भारतीय सेवाएं कितनी हैं? 3 अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवा वर्तमान में कितनी है? 3 अखिल भारतीय सेवाएं। कौन कौन सी? आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा। दूसरी आईपीएस, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय पुलिस सेवा। और तीसरी आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय वन सेवा, भारतीय वन सेवा। और केंद्र सरकार के 3 अलग अलग मंत्रालय इन तीनों अखिल भारतीय सेवाओं के प्रबंधन और नियंत्रण प्राधिकारी होते हैं। 3 अलग अलग मंत्रालय होते हैं, इनके प्रबंधन और नियंत्रण करने के प्राधिकारी। भारतीय प्रशासनिक सेवा का नियंत्रण और प्रबंधन करने का प्राधिकारी कौन होता है? कार्मिक मंत्रालय। ये होता है कार्मिक मंत्रालय। भारतीय पुलिस सेवा के नियंत्रण और प्रबंधन करने का जो अधिकार होता है, जो जिम्मेदारी होती है, वह होती है गृह मंत्रालय।
गृह मंत्रालय। और भारतीय वन सेवा IFS के प्रबंधन और नियंत्रण की जिम्मेदारी होती है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। तो आपसे UPSI की परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि भारतीय पुलिस सेवा के नियंत्रण प्राधिकारी कौन है। आप देख रहे हैं भारतीय पुलिस सेवा के नियंत्रण प्राधिकारी हैं गृह मंत्रालय, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प C। लेकिन अगर अगली बार आपको पूछ लिया जाए परीक्षा में कि भारतीय वन सेवा का नियंत्रण प्राधिकारी कौन है, तो फिर गृह मंत्रालय नहीं होगा, कौन होगा, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। लेकिन अगर ये पूछ लिया जाए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS का नियंत्रण और प्रबंधन करने का अधिकारी कौन होगा, तो वह होगा गृह मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय, सॉरी गृह मंत्रालय नहीं होगा। IAS का नियंत्रण और प्रबंधन करने का अधिकार होगा कार्मिक मंत्रालय के पास। लेकिन इसमें प्रश्न पूछा गया था भारतीय पुलिस सेवा का, तो इसका नियंत्रण प्राधिकारी है गृह मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, विकल्प C, गृह मंत्रालय। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, आज का प्रश्न नंबर 7। तो इस प्रश्न में क्या पूछा गया है देख लें हम। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में पोषण के स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य के बारे में बात की गई। विकल्प क्या है, A अनुच्छेद 47, B अनुच्छेद 18, C अनुच्छेद 33 और D अनुच्छेद 12। तो हम जानते हैं कि पोषण के स्तर को सुधारने और जीवन स्तर को बढ़ाने की बात नीति निर्देशक तत्वों में की गई है और नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 47 में की गई। बाकी तीनों अनुच्छेद जो हैं वो मूल अधिकारों के भाग 3 के अंतर्गत है। तो जो प्रश्न पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में बात की गई है कि पोषण के स्तर को और जीवन स्तर को बढ़ाया जाए और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाया जाए, यह नीति निर्देशक तत्व जो कि भाग 4 में उल्लेखित है उसके अनुच्छेद 47 में कही गई है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर है विकल्प A, अनुच्छेद 47। और अब हम आज का प्रश्न नंबर 8 देख लें। और जैसा कि आप जानते हैं प्रश्न नंबर 8, 9 और 10 ये तीनों मूल विधि के प्रश्न होते हैं। तो आइए देखें प्रश्न नंबर 8 में क्या है। तो आइए देख लें 8वें प्रश्न में क्या पूछा गया है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकारें निम्न के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं। आपसे पूछा गया है निम्न के किसके लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं इस अधिनियम के अनुसार। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार किसके लिए भूमि अधिग्रहित की जा सकती है, ये पूछा जा रहा है। विकल्प और इसमें 3 दिए गए हैं, 3 पॉइंट A, B, C। ए में क्या लिखा है, सामरिक प्रयोजन। B, परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए विकल्प, और ये C है सार्वजनिक निजी सहभागिता परियोजनाओं के लिए। और अब सही विकल्प का चयन करना है कि इनमें से, इन तीनों में से किसके लिए भूमि अधिग्रहण सरकारें कर सकती हैं इस अधिनियम के अनुसार। विकल्प ए में क्या है, ए और सी, ए और सी। विकल्प बी में क्या है, ए, बी और सी। और सी में क्या है, बी और सी। और डी में क्या है, ए और सी। तो वास्तव में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के अनुसार सरकारें इन तीनों उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहित कर सकती हैं। सामरिक प्रयोजन के लिए कर सकती हैं, और जब भूमि अधिग्रहित की जाएगी तो अगर उस परियोजना से जो परिवार प्रभावित हुए हैं उन परिवारों की लिए कोई परियोजना चलानी है तो उसके लिए भी भूमि अधिग्रहित कर सकती हैं। और इसके अतिरिक्त सार्वजनिक निजी सहभागिता की जो परियोजनाएं होती हैं उनके लिए भी भूमि अधिग्रहित की जा सकती है। अर्थात इन तीनों के लिए भूमि अधिग्रहण कर सकती हैं सरकारें। और इस कारण विकल्प बी में क्या दिया गया है, ए, बी और सी तीनों। अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9वें प्रश्न में देख लें क्या पूछा गया है।
सूचना अधिकार अधिनियम पर प्रश्न पूछा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सत्य है? सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सत्य है? आपको 2 वक्तव्य दिए गए हैं, ए और बी, और फिर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आपसे यह जानना है कि इनमें से कौन कौन से वक्तव्य सही हैं। कोई एक सही है कि दोनों सही हैं कि एक भी सही नहीं है। पहला वक्तव्य क्या है? सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन का कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है। ये सत्य है, ये सत्य है। कोई निर्धारित प्रारूप नहीं है, सादे कागज पे भी दिया जा सकता है। हाँ, उसके लिए 10 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर देना होता है। और सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को यह बताने नहीं है। सूचना प्रार्थी यह बताने के लिए बाध्य नहीं है कि वह क्यों सूचना मंगा रहा है। तो ये भी सत्य है, क्योंकि इसमें लिखा है सूचना पाने के पीछे क्या कारण है, सूचना प्रार्थी को ये बताने नहीं है। उसको बताना जरूरी नहीं है कि वह सूचना जो पाना चाहता है उसके पीछे क्या कारण है, वो बताने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसका अर्थ है बी भी सही है। इसका मतलब है ए और बी दोनों के दोनों सत्य हैं। और 4 विकल्प दिए हैं, ए बी सी डी, और इनमें से किस विकल्प में है ए और बी दोनों? विकल्प बी में है। विकल्प बी में क्या है? ए और बी दोनों सत्य हैं। अर्थात इस प्रश्न 9वें का सही उत्तर होगा विकल्प बी। अब हम आज का अंतिम प्रश्न देख लें, प्रश्न नंबर 10। तो आइए देख लें आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 है, वह बहुचर्चित मुकदमा कौन सा था जिसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया था? उसे अपनी ही मृत्यु के बारे में तब पता चला जब वह बैंक में एक ऋण के अनुमोदन के लिए गया। यह मुकदमा उसके अपने अस्तित्व की लड़ाई थी। आपसे पूछा गया है कि वो मुकदमा कौन सा था जिसमें एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया और फिर उसने मुकदमा लड़ा, और मुकदमा लड़के तब वह जीवित घोषित किया गया। और विकल्प 4 दिए गए हैं आपको। ए गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य, विकल्प सी लाल बिहारी मुकदमा 1975 से 1994, और विकल्प डी केशवानंद भारती बनाम केरल। तो वास्तव में यह मुकदमा था लाल बिहारी का मुकदमा। आजमगढ़, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के लाल बिहारी को सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया था। उसके बाद उन्होंने मुकदमा लड़ा था और यह मुकदमा बहुत प्रसिद्ध हुआ। और इस प्रश्न में जो पूछा गया है कि वह कौन सा मुकदमा था जिसमें एक व्यक्ति को सरकारी अधिकारियों ने मृत घोषित कर दिया और उसने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, वह मुकदमा था विकल्प सी में दिया गया लाल बिहारी का मुकदमा। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा लाल बिहारी मुकदमा। तो आज के हमारे ये 10 प्रश्न पूरे हुए, और इस श्रृंखला में हम जैसा कि आपको बता चुके हैं कि संविधान और मूल विधि के 10 प्रश्नों को हल करा रहे हैं हर वीडियो में, और इसमें से 7 प्रश्न संविधान के होते हैं, 3 प्रश्न मूल विधि के होते हैं। और हम विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को अभी हल करा रहे हैं, और आगे चलकर हम नए संभावित प्रश्न तैयार करेंगे और उनके लिए भी वीडियो बना के उसकी प्रश्न श्रृंखलाएं जारी करेंगे। तो ये वीडियो हमारे आपको कैसे लग रहे हैं, अगर आप कमेंट करेंगे तो हमें निश्चित रूप से आपके कमेंट के जरिए इसमें और सुधार करने का अवसर मिलेगा। हालांकि हमने आपको अच्छी तैयारी कराने का उद्देश्य लेकर ये व्याख्यात्मक प्रश्न श्रृंखला शुरू की है। आप इसका लाभ उठाएं, और अगर आपको हमारे यह प्रश्न श्रृंखला अच्छी लग रही है तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य कर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएं और आप उसका लाभ उठा सकें। और हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन बैचेस चल रहे हैं, उनकी जानकारी आप नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करके मंगा सकते हैं। वैसे हम आपको कुछ जानकारी चार्ट में दे देते हैं लगभग हर वीडियो में कि हमारा इंडिविजुअल मैथ का, UPSI के लिए इंडिविजुअल मैथ का जो ऑफलाइन बैच है वो शाम को 5 बजे से चलता है, और संविधान मूल विधि का बैच ऑफलाइन बैच शाम को 6:30 बजे से चलता है। इसके अतिरिक्त
ऑनलाइन बैचेस भी हमारे संचालित हो रहे हैं। तो ऑफलाइन ऑनलाइन की विस्तृत जानकारी आपको दिए गए नंबरों पर कॉल करने से मिल जाएगी। तो फिर अगले वीडियो में हम फिर 10 प्रश्नों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।